हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। आपको मालूम ही है यहाँ की सीटेट की अनाउंसमेंट हो गई है, तो उसी के रिगार्डिंग आपकी ये वीडियो रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हमें जैसे कि मालूम है कि सीडीपी या हमारा ईवीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये जो आपका ईवीएस की आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2011 के पेपर में आए थे, तो ये हम उसी को सारे को एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी तरीके के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। और भी मैंने सीटेट के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। एंड नाउ अब स्टार्ट करते हैं। As an EVS teacher, you plan to take the student to the zoo. Which of the following activities would you not allow the students to undertake? सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पे बोला गया है नॉट अलाउ, मतलब एक टीचर है जो बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहती हैं जू में, और वहाँ पर उनको वो कौन सी एक्टिविटी करने की इजाज़त या अनुमति परमिशन नहीं देती। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने के लिए ढेर सारी चीज़ें साथ ले जाएं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए, ओके, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा दिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करें। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो तो हमें करनी चाहिए, ताकि वरना बच्चों को जू में ले जाने का फ़ायदा ही क्या होगा। जब वो वहाँ जाएंगे अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखेंगे कि भाई शेर ये खाता है और जो आपके हिरन है वो ये खाता है, वहीं से तो बच्चों को पता चलेगा कि कार्निवोरस, शाकाहारी या मांसाहारी कौन से जानवर है, या ऐसे कौन से जानवर है जो दोनों तरीके का भोजन कर रहे हैं। उन जानवरों की तस्वीरें एकत्रित करें जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं। ये एक्टिविटी भी टीचर करने के लिए कहेगी। चिड़ियाघर में वो जो देखते हैं उसे आकर्षित करने के लिए उन्हें ड्राइंग किताबों में ड्रॉ करें। हाँ, ये वाली भी एक्टिविटी अच्छी है, लेकिन इनमें हमें पूछना है ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। क्यों हो जाएगा हमारा पहला आंसर, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जो जानवर हैं वहां पर उनका भोजन जो होता है वो एक नियंत्रित रूप में, एक नियंत्रित मात्रा में दिया जाता है। हो सकता है कोई जानवर जो आप उसको भोजन दे रहे हैं वो उससे एलर्जिक हो, उसकी तबीयत खराब हो जाए, या उसका स्टमक ऑलरेडी फुल हो, वो ओवर ईट कर जाए। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स की वजह से ये एडवाइस किया जाता है कि आप जानवरों को कुछ भी अपने आप से ना दें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ उनके लिए सुटेबल है और कौन सी चीज़ उनके लिए सुटेबल नहीं है। ईवीएस और सीडीपी जो है उसको करने के लिए मैं आपको बीच बीच में छोटी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे कि हम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाएं और समझ पाएं, क्योंकि ये समझने का कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या सही है, उस हिसाब से क्वेश्चन देने के आंसर ज्यादा हैं। नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छा सिखाया जा सकता है। एक बीज है, उसको हमने सॉइल में डालते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, या फिर हम अंकुरित दाले वाले भी खाते हैं। उनको उस अवधारणा को बच्चों को आप कैसे सिखा सकती है एक ईवीएस टीचर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं कौन सा सही अच्छा होगा। विद्यार्थियों से बीज बोने के लिए गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उन्हें खींचने के लिए कहना। अच्छा, मतलब कि अब बच्चों को क्या है, बीज उनको बोने के लिए कहो और फिर उन चरणों को देखो, उनका निरीक्षण करो। हाँ, ये बात तो अच्छी लग रही है, और भी देख लेते हैं। बीज में अंकुरण की तस्वीरें दिखा रहा है, ये भी सही है। अंकुरित बीजों को कक्षा में दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से चरणों को प्रस्तुत करना। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ चारों हमें सही लग रहे हैं, लेकिन जब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमें चारों ही अच्छे लग रहे हैं, चारों ही हमें लग रहा है कि बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, आप चाहे उसकी तस्वीर ब्लैक बोर्ड पे बनाओ या उन्हें बनाने के लिए कहो, तो ऐसे में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ऐसा देखा गया है कि बच्चे के सेंसेस जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा वो सीखता है। यहाँ ये इस ट्रिक को आपको यूज करना है। अब यहाँ पे आप सिर्फ दिखा रहे हो तो क्या होगा, मतलब सिर्फ उसकी आंखें ही वो हो रही हैं,
मतलब उसकी आंखों का ही प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ वो सीखेगा, लेकिन उतना नहीं। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण को प्रस्तुत करना, ये भी वही बात है। इनमें सबसे दो बढ़िया आंसर है पहला और थर्ड नंबर वाला। ऊपर वाली प्रक्रिया में क्या हो रहा है, बच्चा बो रहा है, वो सीख रहा है, उसके बाद वो बना भी रहा है। लेकिन थर्ड वाला और भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अंकुरित बीजों को कक्षा में दिखाना, और कौन दिखाएगा, टीचर ही दिखाएगी, और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना। इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट पहले वाले में खुद है। हो सकता है वो चीजें उतनी अच्छी तरीके से ना समझ पाए देखने से, लेकिन जब टीचर दिखाएगी भी कि भाई देखो इस तरीके से हो रहा है, और साथ में साथ समझाएगी भी, तो बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो इस वाली प्रक्रिया को बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हमारा कौन सा वाला सही हो जाता है, हमारा हो जाता है थर्ड वाला, शोइंग जर्मिनेटेड सीड्स थ्रू द क्लास एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको लैंग्वेज का इशू हो, आप चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊं या हिंदी में ही पढ़ाऊं या और कोई भी चीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे बता सकते हो, तो मैं उसी तरीके से चीजों को कर लूंगी। अब यहाँ पे एक हमारा अगला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है आपके सीटेट 2011 के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स। मीरा लाइक टू ईट समोसाज, कटलेट्स, ब्रेड। भाई एक मीरा और दिव्या दो लड़कियां हैं जो यंग डायनामिक गर्ल्स हैं, और इनमें से क्या है, जो आपकी दिव्या मीरा है उसको समोसा, कटलेट, ब्रेड खाना पसंद है, और दिव्या क्या खाती है ऑन द अदर हैंड, आयरन डेफिशिएंट डाइट, आयरन की कमी वाली, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी वाली, एक ऐसी डाइट जिसमें आयरन की कमी होती है। तो बताइए कि इन दोनों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये किस चीज से सफर कर सकती हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हो जो समोसा है या फिर कटलेट है हमारा, ये सारा क्या होता है, ऑयली फूड होता है, जंक फूड में आता है, और ये हमारे बॉडी को क्या करता है, मोटापे की तरफ ले जाता है, ओबेसिटी जो हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। तो पहले तो डेफिनेटली जो मीरा है वो किससे प्रभावित है, मोटापे से है, तो जो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है और फोर्थ वाले ऑप्शन में, मतलब सेकेंड और थर्ड तो यहीं पे हो गया गलत। दूसरा, आयरन डेफिशिएंट डाइट लेने से क्या होता है, देखो आपने सबने सुना होगा, हमारे ब्लड में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट में HB लिख देते हैं। इस हीमोग्लोबिन में एक ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe, और यही Fe का मॉलिक्यूल हमारे प्रोटीन से जुड़कर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाता है। यदि आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंट होगा आपका बॉडी, मतलब यदि आयरन की कमी होगी आपके बॉडी में, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि आयरन ही क्या बना रहा है, हीमोग्लोबिन बना रहा है, राइट। तो यहां मैंने पिक्चर भी लगाई है कि यदि आप एक नॉर्मल बॉडी में देखिए कितनी सारी रेड ब्लड सेल है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल होती है वही किससे एसोसिएटेड रहती हैं, हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन यदि आपके भोजन में आयरन की कमी है तो आपके में रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाएगी, और इस केस में आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी एक वीडियो बनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग और स्टोरी वे में मैंने पढ़ाया है, तो आप चाहो तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है। अब एक शिक्षक है, टीचर है, उसे बच्चों को बताना है कि भाई ईंधन का कैसे होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। तो देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यही देखो कि बच्चा कितना समझ रहा है, उसके कितने सेंसेस जो है उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका यूज हो रहा है। जितने ज्यादा सेंसेस आपके इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बच्चे अच्छी तरीके से चीज को सीख पाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन में जागरूक करने के लिए, हाँ, कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाएं, कि भाई कक्षा में आप ले गए और आपने कुछ नमूने दिखाए कि ये देखो लकड़ी है, ये कोयला है,
और है ना, हम इनका यूज जो है खाना बनाने के लिए मम्मी करती हैं, ये ईंधन है, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। एक चार्ट पर ईंधन के चित्र दिखाना, अगेन क्या हो रहा है, उसकी आंखें इन्वॉल्व हो रही हैं। नमूने देखने में बच्चों को क्या हो रहा है, बच्चों को रियल एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। जब आप एक ओरिजिनल चीज जाके बच्चों को दिखाओगे तो वो समझेगा, ओहो ये कोयला होता है, ये इस तरीके का दिखता है, इसका रंग रूप ऐसा होता है, ये ऐसा जलता है। तो यहाँ पर नमूने जो है इससे बेटर आंसर हो गया थर्ड वाले से। बच्चों के साथ संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा करें जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, और साथ ही एक लघु फिल्म दिखाएं। देखो ये अभी तक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है, आप ये खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर रही है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आ जाती है, यहाँ पर उसे एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। लघु फिल्म दिखाने में क्या होगा, आप खुद बताओ। लघु फिल्म दिखाने में ये होगा कि वो चीजों को सुन पाएगा, देख पाएगा, और उसकी मैम ने उन पे चर्चा करी है, मतलब वो बोल रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, सब बच्चे अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। तो अभी तक का बेस्ट आंसर ये है। 4 देख लेते हैं, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने को कहें। बच्चों को सूची बनाने के लिए कहें, नहीं ये सबसे ज्यादा मजेदार नहीं है। सबसे बढ़िया आंसर जो हमारे को लग रहा है वो हमारा 2 लग रहा है, और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया कि क्यों लग रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आंसर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के सेंसेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एट द सेम टाइम टीचर की भी भूमिका निकल कर आ रही है कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है बच्चों के साथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। मानचित्र मतलब मैप। एक मैप को रीड करने के लिए आपको एक मैप दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि भाई इस मैप की सहायता से आपको यहाँ से वहां तक जाना है, तो आप में क्या क्या होना चाहिए। अभिव्यंजन क्षमता निकालने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी, मतलब वो उसको आपको ड्रॉ करने की वो होनी चाहिए कि आप अच्छे से मैच को ड्रॉ कर ले, लेकिन हमें जहाँ पे रीड करना है उसे बनाना नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये अगेन नहीं है। एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन एंड स्केच पोजीशन ऑन, नहीं ये भी नहीं। इसका सबसे अच्छा जो वो होगा स्टूडेंट्स, वो सेकंड नंबर पे ही होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखो जैसे कभी हमने भी देखा होगा, आपको बोला जाए कि भाई आपको वहां फलाना जगह पे आना है, तो आप क्या करते हो, कुछ लैंडमार्क्स देते हो कि वहां पे इस तरीके का कोई पेट्रोल पंप है, या वहां पे कोई मंदिर बना हुआ है, या वहां पे उस तरीके की कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो जब भी हमें इस तरीके से हम मैप को रीड करते हैं, तब हम हमेशा ये चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें डायरेक्शन कौन सी दिशा में जाना है, कि भाई उत्तर दिशा में सीधे सीधे आओ, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर तुम्हें मंदिर मिलेगा। इट मीन्स एबिलिटी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन, कि सापेक्ष स्थितियों को समझना, दूरी को समझना, कि भाई यहाँ से 200 मीटर पे तुम्हें राइट टर्न मिलेगा, या यहाँ से 2 किलोमीटर पे तुम्हें लेफ्ट टर्न मिलेगा। इस तरीके से दूरियों को, दिशाओं को, और वो कहाँ पर है उनकी सापेक्ष स्थितियों को समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक मैप को पढ़ते हो। तो इसका आंसर है सेकंड वाला। अब ये वाला देखते हैं क्या है ये। It has been observed that the process of digestion is faster inside the stomach than the outside because, ये देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया हमारे पेट के अंदर बहुत तेज होती है, ना कि पेट के बाहर। मतलब यदि मैं खाने को बाहर रख दूं और उस पर वो सारे एंजाइम्स डाल दूं जो आपके स्टमक के अंदर होते हैं, तो ये देखा गया है कि बाहर जो है वो उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा जितना कि अंदर हो रहा है। क्यों? पाचक रस पेट के बाहर रखने से निष्क्रिय हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी निष्क्रिय हो जाएंगे, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। भोजन को पेट में मथ दिया जाता है जिससे एंजाइम को त्वरित
के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। द फूड इज चर्न इन द स्टमक देयर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर क्विकर एंजाइम एक्शन। ये हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगी। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वह क्षारीय होते हैं। नहीं, वो तो हम HCl बाहर भी डाल सकते हैं। भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। नहीं, देखो इसका सबसे बढ़िया आंसर सेकंड वाला ही है। अब क्यों? आपने एक चीज, इस चीज को इस तरीके से समझो, जैसे कि आपको चीनी घोलनी है पानी में, ठीक है, और मिश्री है, मिश्री वो अच्छी खासी मोटी होती है, आपने उसे चीनी में पानी में घोला तो वो जल्दी घुलेगी, या फिर मैंने उसका पाउडर बना लिया शुगर का और उसको मैं घोलूं तो वो जल्दी घुलेगी। कौन सी घुलेगी? जिसका हम पाउडर कर रहे हैं। उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम कोई बाइट लेते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं तो यहां से ही हम क्या कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे चबाओगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, पतली लेयर में टूटता जाएगा। जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ज्यादा उसका अच्छे से डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, अवशोषण होगा। और यही उसका वो है कि जितना ज्यादा वो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, जिससे कि क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और सारे एंजाइम की जो गति है कार्य करने की वो बढ़ जाएगी और वो अच्छे से उस खाने पर कार्य कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें जो भोजन है वो इसलिए हमारे स्टमक के अंदर अच्छा वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर हम उसको अच्छे से मथ देते हैं, चर्न कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। Which of the following sentence is not an objective of teaching EVS at the primary level? Not. माय डियर स्टूडेंट, ये नॉट का ना बहुत ध्यान रखना है। मैंने खुद जब यूपी टेट का एग्जाम दिया था तो मैं खुद ये गलतियां कर चुकी हूँ कि मैंने जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा, मैंने नॉट का ध्यान नहीं दिया और आते हुए क्वेश्चंस को मैं गलत कर आई थी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक टीचर के लिए ईवीएस को पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं होता प्राइमरी लेवल पे। तो सबसे पहले वाला हम देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए शर्तों और परिभाषाओं के साथ लोड करना। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखिए कि बच्चों पर कोई भी चीज थोपना या उन्हें ये कहना कि ये चीज तुम्हें हम दे दी है, इसे रट लो, या फिर उसको मूल्यांकन मतलब उसको इवेल्युएट करने के लिए कि तुम्हें सिर्फ नंबर देने के लिए पढ़ाई करना है, ये किसी भी सब्जेक्ट का कहीं भी कैसा भी उद्देश्य नहीं हो सकता। ये एक निगेटिव सेंटेंसेस से देख के ही आपको क्या करना है, सोचना है कि ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता और हमें नहीं ही पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से हमें हमारा आंसर मिल गया, लेकिन हम और भी पढ़ लेते हैं। जीवन और पर्यावरण की चिंता के लिए मूल्यों का आत्मसात करना, ये तो बिल्कुल है। बच्चों को पढ़ाया ही क्यों जाता है ईवीएस? ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स देखें, अपना वातावरण देखें कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में ये कमियां हैं या हम ऐसे उसको अच्छा कर सकते हैं। और ये हमारे जीवन मूल्यों से भी है। जैसे कि हम कहते हैं पेड़ों की हम पूजा क्यों करते हैं, क्यों हमारे उसमें बोला जाता है कि आप पेड़ों की पूजा की जाती है? क्योंकि वो पूजनीय है, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस तरीके के मूल्यों को ही हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में जिज्ञासा जानना, बिल्कुल सही बात है कि भाई एक सोशल, हम क्या है, हम सोशल एनिमल हैं। तो हम अपने बच्चों को भी ये बताना चाहते हैं कि आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप प्रकृति के बारे में जिज्ञासा रखें। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भाई हम प्लास्टिक फ्री करना चाहें और वो छोटे छोटे इन्वेंशन भी करते हैं। वो सब क्या है? वो सब यही तो है। खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न होना जो संज्ञानात्मक और मनोदैहिक कौशल के विकास की ओर ले जाते हैं। एंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी दैट लीड टू द एनवायरनमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड फिजियो मोटर स्किल्स। ये तो बच्चों बिल्कुल है। जहां भी बच्चों की इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप हैंड ऑन एक्टिविटीज करवा रहे हो, उनसे खुद पेड़ लगवा रहे हो कि देखो आप ये पेड़ लगाओ, ये कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, उनको ये जिस तरीके से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद से, ये तो बिल्कुल होता है। और जितना ज्यादा बच्चा उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा
उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा। इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर हो गया करेक्ट, क्योंकि हमें उन्हें किसी भी तरीके से लोड नहीं करना है कि तुम बस पढ़ते रहो नंबर पाने के लिए। अब है हमारा An egret bird is often seen on a buffalo's back. This is because the egret. देखो आपने, मैंने पिक्चर भी लगाई है कि एक बफेलो के ऊपर आप ये इस तरीके से एक बर्ड देख सकते हो और ये हमेशा उस पर बैठी रहती है। क्या करती है? ये घास में मौजूद कीड़ों को खाती है। अब भाई इसकी बैक पे बैठी है तो घास पे कैसे खाएगी? घास पे तो उतरना पड़ेगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। भैंस की पीठ पर गाना गाना पसंद है, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर में उड़ने के बाद विश्राम कर सकती है, भाई रेस्ट करने के लिए बैठती है। भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाती है, हाँ जी। फीड ऑन पैरासाइट्स ऑन द बैक बफेलोज बैक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये जो कंसेप्ट है ये सिम्बायोसिस से रिलेटेड है। सिम्बायोसिस क्या होती है? सिम्बायोसिस सहजीविता बोलते हैं आई थिंक इसको हिंदी में, हाँ जी। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कोई दो एनिमल्स या दो कोई पेड़ पौधे या कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके की बॉन्डिंग में रहते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये बर्ड जो है ये इसके क्या है, पैरासाइट्स को खा रही है। इट मीन्स उसका पेट भर रहा है और एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वो पैरासाइट इस बफेलो को इसका खून चूसेंगे तो उसको पेन देंगे और बफेलो भी उस पेन से रिलीफ पा रही है। इसलिए ये क्या है, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का भी एक बहुत अच्छा आंसर है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस वक्त पूछ ले कि बताइए आप कौन सा रिलेशनशिप इनमें देखते हैं, तो आप कौन सा रिलेशनशिप देखते हैं? सिम्बायोसिस का देखते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The idea of showing a sample of a railway ticket in the EVS textbook is to। EVS की पाठ्य पुस्तक में एक रेलवे टिकट का उसका टिकट का नमूना दिया गया है, मतलब उसको इस तरीके से, यहाँ मैंने पिक्चर भी लगाई है आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों लगाया हुआ है भाई, क्या मतलब है इसका? निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, एनहांस द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स टू अराइव एट कंक्लूजन, कि भाई वो समझ पाए चीजों को कि भाई क्या है ये, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करना और अवलोकन के कौशल को विकसित करने के अवसर देना, गिव देन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये बात थोड़ी सही लग रही है कि भाई वो देख पाएंगे कि अच्छा एक रेलवे टिकट ऐसा होता है, उस पर डेस्टिनेशन लिखी हुई होती है, उस पर आपके अराइवल का भी दिया हुआ होता है, उस पर फेयर दिया हुआ होता है, उस पर डेट वगैरह भी होती है, टाइम भी होता है, ये सारी चीजें वो जान पाएंगे। छात्रों को रेल किराए का विचार करना सिर्फ ये चीज के लिए, तो ये तो सही नहीं लग रही है बात। उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ वेरियस एब्रिविएशन यूज्ड इन द टिकट। आई एम सो सॉरी, ये कुछ अलग आ गया है इसमें, इसके ऊपर आप ध्यान ना दें। तो आप ही बताओ इसमें सबसे सही आपको क्या लग रहा है? इसमें सबसे सही जो है वो है हमारा सेकंड वाला, माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज बच्चों को दी ही क्यों जाती है, हम बुक्स में उन्हें पढ़ाते ही क्यों है, ताकि वो रियल नॉलेज, रियल वर्ड के बारे में जान सके, क्योंकि उन्हें एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे जाके सस्टेन करना है। बड़े होकर उन्हें रेल यात्राएं करनी है या बस यात्राएं करनी है, वो खुद ही करनी है। तो यदि आप उनको पहले से वो सारी चीज़ों से अवगत करा चुके होंगे, उन्हें उसका आइडिया होगा, तो उन्हें मालूम होगा कि मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल मिल जाएगी और किस इंफॉर्मेशन के लिए मुझे पूछना है या करना है। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारा सेकेंड वाला। अब हम मूव करते हैं, अपने सेकेंड उस पे। ये स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं आपके जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और हम सीटेट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। बट द ओनली रिक्वेस्ट इज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। Which of the following represents one of the objective of teaching EVS at primary school? अब देखो वहां पे पूछा गया था कि कौन सा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में EVS पढ़ाने के उद्देश्यों में से
का एक प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमें क्यों जरूरी है ईवीएस को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना। उसी तरीके का है शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के में सूचित करने के लिए जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए। सिर्फ बच्चों को बुक्स के बारे में वो बताना कि भाई आप ये बुक्स पढ़ लो आपका बढ़िया हो जाएगा, ये कभी भी एक उद्देश्य नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये कभी भी एक उद्देश्य नहीं हो सकता पढ़ाई का। विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां भी आप देखो कि बच्चों की जो नॉलेज है आप उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो, या जो वो सीख रहा है उसका रियल वर्ल्ड में कोई भी स्कोप है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमें बच्चों को तैयार ही किसके लिए करना है? उनके व्यवहारिक जीवन के लिए करना है कि वो अच्छे से अपनी लाइफ एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए उसको बेहतर करते हुए जी पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और ये बेस्ट जो आंसर है वो निकल कर आता है। शिक्षार्थियों में तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना, उनके अंदर कभी भी ज्ञान को भरना हमारा लक्ष्य नहीं है कि तुम रट लो और बस जाओ। ऐसा कभी भी किसी भी टीचर का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। ईवीएस से संबंधित तकनीकी शर्तों का आकलन करने के लिए नहीं। इसका बेस्ट आंसर यही है कि टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ जो है वो बाहर ही जीनी है। हम बाहर के एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से जान सकते हैं, हमने जो पढ़ा है हम वो नॉलेज बाहर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको और भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी। Thank you so much for watching and please do like and subscribe my channel. Thank you.